हेलो ऑल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था गॉसेस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे लीनियर डाइलेक्ट्रिक। लीनियर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? लीनियर डाइलेक्ट्रिक बेसिकली ऐसे डाइलेक्ट्रिक होते हैं जिनका जो पोलराइजेशन वेक्टर है, P, सॉरी वन सेकेंड। सो पोलराइजेशन वेक्टर लीनियर डाइलेक्ट्रिक के लिए जो पोलराइजेशन वेक्टर होगा वो आपका यहाँ पे है। तो पोलराइजेशन वेक्टर जो है वो कितना होता है? वो हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइलेक्ट्रिक के पास कोई खुद का डाइपोल मोमेंट नहीं था, लेकिन जैसे आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, डाइलेक्ट्रिक के पास खुद का डाइपोल मोमेंट आ गया, राइट। तो जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया डाइलेक्ट्रिक के ऊपर वो है कैपिटल ई, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये है पोलराइजेशन वेक्टर। तो अगर पोलराइजेशन वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक को बोलेंगे लीनियर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो लीनियर डाइलेक्ट्रिक जो है, लीनियर डाइलेक्ट्रिक में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, परमिटिविटी क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। द पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक ऑर्डिनरी रिजल्ट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल फील्ड विच लाइन्स ऑफ द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर डाइपोल्स। तो हम लोगों ने पोलराइजेशन में पढ़ा था कि जैसे ही आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो डाइपोल जो आपके पास डाइपोल हैं डाइलेक्ट्रिक के, वो पहले रैंडम थे, लेकिन जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। जैसे एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे तो अब जो डाइलेक्ट्रिक है उसके पास एक नेट डाइपोल मोमेंट होगा। इसी फिनोमेना को बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। इफ एक्सटर्नल फील्ड इज नॉट टू स्ट्रांग, तो अगर आपने डाइलेक्ट्रिक के ऊपर जो फील्ड लगाया हुआ है बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो उस केस में जो पोलराइजेशन वेक्टर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया डाइलेक्ट्रिक के ऊपर, राइट। तो इसलिए आ जाएगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ई, या हम इसको अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा तो क्या आएगा यहाँ पे? एप्सिलॉन नॉट काई, ये आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, टाइम्स वेक्टर ई, राइट। जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है उसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ में भी पढ़ा था। एप्सिलॉन नॉट जो है सेम है जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। और काई जो एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मीडियम। ये आपको मीडियम की इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मीडियम के बारे में बताएगा, ठीक है। ये बेसिकली मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। जिस डाइलेक्ट्रिक का आपको पोलराइजेशन कराना है उस डाइलेक्ट्रिक की जो प्रॉपर्टी होगी वो किस में इंट्रोड्यूस होगी? वो होगी ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी में, ठीक है। तो P इज इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन नॉट काई टाइम्स वेक्टर E, राइट। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोगों ने पढ़ा था अभी लास्ट लेक्चर में, जो कि था हमारे पास एप्सिलॉन नॉट E प्लस P, कैपिटल D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस P। तो अब P की जगह अगर लीनियर डाइलेक्ट्रिक होगा तो हम P की जगह रख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट काई टाइम्स वेक्टर E रख देंगे। अब यहाँ से एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा और वेक्टर E बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 1 प्लस काई। तो हम इस पूरे टर्म को मान सकते हैं एप्सिलॉन, इस पूरे टर्म को क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन, और ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहाँ पे एप्सिलॉन जो है वो कितने के बराबर है? वो है एप्सिलॉन 0 1 प्लस काई के बराबर, और इस एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ स्पेस। एप्सिलॉन 0 को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, लेकिन इस एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ स्पेस। और यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस होता है एप्सिलॉन आर, जो कि है 1 प्लस काई, और इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी एप्सिलॉन आर को बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।